आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि पीएसएल और एनरोलमेंट के अंदर अंतर क्या होता है। ये दोनों ही इंडियन एयरफोर्स की मेरिट लिस्ट का हिस्सा हैं और मन में डाउट ये बनता है कि पीएसएल में कट ऑफ बढ़ती है या फिर एनरोलमेंट कट ऑफ बढ़ती है। और इसके अलावा पीएसएल के अंदर कुछ टर्म यूज होती हैं जस्ट लाइक कि अनफिट, फिट और अनफिट इन एब्सेंटिया, एबीएस और सीएसवी। तो एक एक टर्म को मैं समझाऊंगा आपको कि अनफिट इन एब्सेंटिया क्या होता है और सीएसवी क्या होता है। सारी चीजें बताऊंगा एक एक करके। और पीएसएल कब तक आएगी, एनरोलमेंट कब तक आएगी, इनकी भी डेट मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज दैट, दो पीएसएल में टर्म यूज होती हैं अनफिट और सब कुछ ये चीज ये डिस्क्राइब करूंगा। सेकंड, तो कट ऑफ किसमें बढ़ती है। थर्ड, कि कब आएगी। बाकी इसके अलावा अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, अगर आपको पता नहीं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं ज्वाइनिंग टाइम में, तो उसके लिए वीडियो मैंने पहले बना दिया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो पहले जो बताया था मैंने कि पीएसएल में जो अनफिट यूज होता है या फिर अनफिट इन एब्सेंटिया, तो ये क्या होते हैं। जो लड़का मेडिकल देने भी गया है और रीमेडिकल भी देने गया है, बट दोनों में ही उसको रेड कार्ड मिला है और दोनों में ही अनफिट पाया गया है, तो उसके आगे लिख के आता है अनफिट। और दूसरा होता है अनफिट इन एब्सेंटिया, वो ये होता है कि मेडिकल देने तो लड़का गया है, उसको रेड कार्ड मिला है, बट वो रीमेडिकल देने नहीं गया है, तो उसके आगे लिख के आता है अनफिट इन एब्सेंटिया। और एक ये लिख के आती है एबीएस, अब्सेंट। अब्सेंट मतलब कि वो लड़का मेडिकल देने ही नहीं गया है, बस फेज 2 उसने क्लियर कर लिया, फिर मेडिकल देने नहीं गया है, तो उसके आगे लिख के आता है एबीएस। और एक चीज होती है सीएसवी करके, सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। जिनके भी सर्टिफिकेट होते थे 10th और 12th वाले, उनमें कुछ गड़बड़ होता है। मान लिया लड़का हरियाणा का है, यूपी का है, उसने कुछ फेक बनवा लिया या फिर उसका नहीं सही है, उसका डेट ऑफ बर्थ गलत है, ऐसा कुछ है, तो उनके में दिक्कत आती है, तो उनके आगे पीएसएल के अंदर सीएसवी लिख के वो लोग भेज देते हैं और इसकी डेट भी देते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको शो कर रहा हूँ पिछले बार की जो पीएसएल थी, तो पीएसएल ये अप्रॉक्स लगभग 14-15 नवंबर को आई थी, मुझे करेक्ट नहीं याद है, बट इसी के आसपास आई थी। और उसमें दे रखा है कि 17 नवंबर तक आप अपने जो करेक्ट डॉक्यूमेंट है उनको जमा करके जो आपके नियरेस्ट एएससी है उस पर जमा कर सकते हैं। तो इन लोगों को चांस मिलता है सीएसवी वालों को कि जिनकी भी दिक्कत है तो वो लोग अपना दोबारा जमा कर सकते हैं। बाकी जिनके आगे अनफिट या फिर अनफिट इन एब्सेंटिया या फिर एबीएस लिख के आ गया, तो उनकी जर्नी यहीं पे खत्म हो जाती है, वो लोग आगे एनरोलमेंट में नाम उनका नहीं आएगा। दूसरी बात, पीएसएल के अंदर ऊपर ही लिखी रहती है, इसका फुल फॉर्म प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, और इसमें लिखा रहता है कि इस लिस्ट के अंदर वैकेंसी से ज़्यादा लोग हैं, मतलब जितनी वैकेंसी उनसे ज़्यादा ही लोग हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो उन सबको हटा दिया जाएगा और एनरोलमेंट में केवल वही बच्चे आएंगे जितनी वैकेंसी हमारे पास में हैं। तो उसमें क्लियरली लिखा रहता है कि पीएसएल में नाम होने मतलब नहीं है कि आप एनरोलमेंट में नाम आपका आएगा ही आएगा। हो सकता है कि वैकेंसी कम हो तो आप पीएसएल से नाम हट जाए आपका। तो ओवरऑल ये रहा पीएसएल के अंदर कि अगर आप नाम आया आपका, तो ये नहीं कि जरूर सिलेक्शन हो, बट उसमें नाम आता है पीएसएल में बहुत सारे लोगों का। अभी बात करते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट के ऊपर, जो था कि कट ऑफ किस में बढ़ती है, पीएसएल में बढ़ती है या फिर एनरोलमेंट में बढ़ती है। कि जब लोग बातें करते हैं ना कि इस बार फाइनल कट ऑफ इतनी गई है, तो किस बेस पे बात करते हैं वो लोग। तो मैं बता दूं आपको, दोनों में बढ़ती कट ऑफ। पीएसएल में तो लिख के आता है, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे लिख के आता है। इस जगह पे पीएसएल में लिख के भी आता है कि इतनी कट ऑफ बढ़ी है, और एनरोलमेंट में लिख के तो नहीं आता है। बट अंदाजा कैसे लगाते हैं हम लोग कि मान लिया अगर किसी बच्चे का स्टैंड बाई 30 नंबर एक्स ग्रुप में क्लियर हुआ है, 30 नंबर उसके स्टैंड बाई में नाम आया है, तो अप्रॉक्स मान लो कि उसका थोड़े ऊपर नंबर वाला लड़का मेन में गया है, ऐसे मान लेते हैं। थोड़ा बहुत अंदाजा लगता है बस, बाकी फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ी है एक्यूरेट नहीं पता चल पाता है। कट ऑफ दोनों में बढ़ती है, पीएसएल में लिख के देते हैं कि कितनी बढ़ा दी है, और एनरोलमेंट में सीधा नाम हटा देते हैं, बस दिखाते नहीं कितनी कट ऑफ गई है। तो ये डाउट आपका यहाँ से क्लियर हो गया कि पीएसएल और एनरोलमेंट दोनों में कट ऑफ बढ़ती है जरूरत के हिसाब से। पिछली बार जैसे था कि 22 कट ऑफ गई थी एक्स वालों की और पीएसएल में बढ़ी थी 22.43, 22.43, तो बिल्कुल 0.43 कट ऑफ बढ़ी वहां पे बस इसकी। बाकी एनरोलमेंट में बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए थे, बहुत सारे लोगों का स्टैंड बाई नंबर नाम आ गया था, तो पीएसएल में थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ी और बट एनरोलमेंट के अंदर ज्यादा कट ऑफ बढ़ गई। तो कभी कभी क्या होता है, पीएसएल में ज्यादा बढ़ जाती है और एनरोलमेंट के अंदर कम बढ़ती है, तो डिपेंड करता है उनके ऊपर कैसे क्या बढ़ाते हैं वो लोग। बाकी दोनों में बढ़ती है कट ऑफ। अभी बात करते हैं जो इनटेक हमारा अभी 2024 का पहला वाला हुआ है, तो इसकी पीएसएल कब तक आएगी, किसी की भी ना मानते हुए मैं बताता हूँ। जो सीओ साहब जो होते हैं वहाँ पे एएससी वगैरह पे, जब फेज 2 खत्म होता है, तो उन्होंने खुद ही डेट बताई थी। बहुत सारे लोग 15 मई 17 मई कह रहे हैं, बट एक्चुअल में जो वहाँ पे जो सीओ साहब थे उन्होंने जो बोला था वो था 13 मई। 13 मई को उन्होंने डेट दिया था। अब 13 मई को ही आप मान के चलिए 13 मई को ही आएगी। फिर सीओ साहब ने कहा तो फिर उनकी माननी पड़ेगी, ज्यादा इधर उधर बातें ना मानो। फिर बात करते हैं एनरोलमेंट लिस्ट कब आएगी। तो एनरोलमेंट लिस्ट में एग्जांपल लेता हूँ पिछली बार का, कि अगर पिछली बार की जो पीएसएल थी, मुझे करेक्ट तो याद नहीं, बट 14-15 नवंबर के आसपास आई थी, तो 14-15 नवंबर को पीएसएल आई और उसमें नीचे लिख के देते हैं पीएसएल में कि आपकी एनरोलमेंट कब आएगी। तो उसमें लिखा है 24 तारीख को है कि आपकी एनरोलमेंट आएगी।
तो अप्रॉक्स 10 दिन बाद आपकी एनरोलमेंट लिस्ट आ जाती है। तो अगर आपकी PSL 13 मई को आती है तो आपकी एनरोलमेंट 24 मई या 23 मई के आसपास आ जाएगी। इसके पीछे रीजन एक ये भी है कि जब ज्वाइनिंग आपकी होगी तो ज्वाइनिंग के 1 महीना पहले आपकी एनरोलमेंट आती है कि आपका नाम इसमें कंफर्म हो गया है, ताकि आप डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर कर सकें। तो जब भी आपकी ज्वाइनिंग होगी उसकी 1 महीना पहले हमेशा एनरोलमेंट आती है। और ज्वाइनिंग आपकी ये मान लो कि जून के लास्ट तक होगी, तो मई के लास्ट में आपकी एनरोलमेंट 100% है। तो वही 13 मई PSL मान सकते हैं और 23-24 मई एनरोलमेंट मान सकते हैं। अब मैं ना CSB हूँ ना मैं कुछ हूँ, बट जो भी CEO साहब ने बताया वो मैंने बताया यहाँ पे, और बाकी प्रीवियस ईयर के डाटा के अनुसार मैं अपने ओपिनियन दे रहा हूँ आपको। और एनरोलमेंट के अंदर एक चीज़ और लिखी होती है, स्टैंड बाई और मेन। तो मेन में बच्चे वो होते हैं जिनकी ज्वाइनिंग कन्फर्म है, और स्टैंड बाई वो होते हैं उनकी ज्वाइनिंग तब कन्फर्म मानी जाएगी जब बच्चे एब्सेंट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ क्रिकेट को। जब क्रिकेट की टीम कहीं खेलने जाती है, मान लें कि क्रिकेट का इंडिया का टूर गया साउथ अफ्रीका, तो टीम में 15 लोग जाते हैं। वैसे खेलते 11 ही हैं और जाते 15 हैं। अगर कोई प्लेयर चोटिल हो जाता है या फिर कुछ रीजन हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, तो नहीं खेलता है, तो उसकी जगह पे वो खेलता है। तो स्टैंड बाई भी यही है। अगर कोई लड़का SSC-GD या फिर नेवी या फिर कुछ भी ज्वाइन कर लेता है या फिर घर वाले जाने नहीं देते हैं, तो जब एब्सेंट हो जाएगा बच्चा तो उसकी जगह पे स्टैंड बाई वाले को ले लेते हैं। और स्टैंड बाई लगभग क्लियर हो जाता है, थोड़ा बहुत बच जाता है, वो नहीं क्लियर होता है, बाकी ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है। अभी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका फाइनल जो मेडिकल होता है, फाइनल वहाँ जाओगे तो उसमें क्या क्या चेक होता है, तो उसके लिए वीडियो आपके लेफ्ट साइड में स्क्रीन में शो हो रहा है, तो उसको देख सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहाँ से देख सकते हैं। और लाइक के लिए मैंने वीडियो में एक भी बार बोला नहीं है बीच में, ना ही मैंने शेयर के लिए बोला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे जो समय आएगा तो उसमें मैं इसी तरीके की वीडियो आपको बनाते रहूँगा इन्फॉर्मेशन के लिए कि क्या क्या होता है फाइनल मेडिकल के अंदर, फाइनल ज्वाइनिंग टाइम में क्या क्या सब चीज़ें बताऊँगा मैं।